Hello everyone, this is again ICSE board class 9th geography video, unit 4 atmosphere, and this is the second video of this unit. In earlier video, the first video, we have completed these two parts, composition and structure of the atmosphere and insolation. Now we will be starting with atmospheric pressure and winds and humidity. ये दो chapters और complete हो जाएंगे इस video में. So this will be the last video of this unit. So coming to the part of atmosphere, atmospheric pressure and winds इसमें basically discuss करा जाएगा. So what is atmospheric pressure or air pressure? It is the force exerted on the surface by the air above it as gravity pull it to earth. यानी कि जो भी हवा होती है यानी ग्रेविटी जो होती है वो हर एक चीज़ पर लगती है, राइट. तो एयर पर भी जो आपका होता है ग्रेविटी लगती है और वो ग्रेविटी अर्थ की एयर को अर्थ की तरफ पुल अट्रैक्ट करता है. तो उसी से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एयर प्रेशर कहते हैं. इसको नॉर्मली बैरोमीटर से मेजर करा जाता है. विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फ्लुएंस अदर कंपोनेंट्स ऑफ वेदर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. और इसी वजह से विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसी जो चीज़ें होती हैं वो बाकी वेदर की चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. तो प्रेशर को फॉर्मली अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो डेंसिटी इंटू टेम्परेचर इंटू कांस्टेंट भी कहा जाता है, बट इसका इस्तेमाल आपका फिज़िक्स में होता है. ज्योग्राफी में इसका रिलेशन किस तरीके से वो आपको समझाया जाएगा. अच्छा, इसके अलावा आप खुद अपनी बॉडी पर प्रेशर फील नहीं करते हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जितना प्रेशर आपके एटमॉस्फेयर में आपकी बॉडी पर लगता है उतना ही प्रेशर आपकी बॉडी बाहर भी निकालती है. तो बॉडी के निकालने की वजह से जो प्रेशर बाहर हमारी बॉडी फेंक रही है, एग्जर्ट कर रही है, वजह से हमें प्रेशर फील नहीं होता है. इसके अलावा आप देखिए, जब हम नॉर्मली रह रहे होते हैं तो आपको प्रेशर फील नहीं होता है, लेकिन अगर आप हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पे अगर जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपका बॉडी में आपका प्रेशर इम्बैलेंस हो सकता है. या फिर कभी आप प्लेन में अगर जाते हैं तो प्रेशर इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी नोज़ ब्लीडिंग या फिर ईयर ब्लीडिंग भी होती है. ये चीज़ आपको ऑलरेडी बताई गई है कि एक्यूरेटली इसको मर्क्यूरी बैरोमीटर से नापा जा सकता है. एयर प्रेशर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिनमें से एक है एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड आप समझ के चलिए हाइट की बात हो रही है. तो एल्टीट्यूड में क्या होता है देखिए, तो बेसिकली जो एयर प्रेशर होता है जब हमारा ज़्यादा हाइट पर जाता रहता है तो प्रेशर जो है वो ड्रॉप होता रहता है, क्योंकि जितना भी प्रेशर है वो अर्थ हमारे लैंड की तरफ खींच रही है. तो जो लैंड एरिया है, जो निचला हिस्सा है, उस पर ज़्यादा प्रेशर होगा एज़ कम्पेयर टू हवा के ऊपर. तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी, प्रेशर जो है आपका ड्रॉप होता चला जाएगा. यही चीज़ इसमें दिखाई गई है कि एयर मॉलिक्यूल्स हैं और वो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा हैं, क्योंकि सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं और ऊपर मॉलिक्यूल्स लाइट हैं. तो प्रेशर इसका मतलब ऊपर कम है. इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा टेम्परेचर. टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो घटता है. ये इसका मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का. इसके अलावा लो टेम्परेचर मीन्स हैवी डेंसर एयर, यानी कि अगर कहीं पर लो टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पर डेंसर एयर रहेगी. इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह आपको दिखाया गया कि जैसे एक जार है और उसमें लिक्विड है, तो यहाँ पर लो प्रेशर है. अब जैसे ये थोड़ा हीट हुआ तो प्रेशर जो था बढ़ने लगा, और जैसे ही इसको और हीट होता गया तो प्रेशर जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा. इसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे एयर जो है वो ऊपर जा रही है. ठीक, एयर जब ऊपर जाएगी तो प्रेशर जो होगा वो नीचे कम हो जाएगा. अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर नॉर्मल था तो एयर ऊपर नहीं जा रही है, राइट. लेकिन अगर आप सेकंड में देखें तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये जो प्रेशर है ये ऊपर जाने लगा, एयर ऊपर जाने लगा, यानी प्रेशर कम होगा. और जब टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा दिया आपने, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आपका जो एयर होगी यानी वेपर्स हैं वो ऊपर और ज़्यादा तेज़ी से जाने लगेंगे.
तो प्रेशर यहाँ पर और ज़्यादा घटता चला जाएगा। इसका मतलब जब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब तक सरफेस पे टेम्परेचर प्रेशर वो गिरता जा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द सरफेस के हिसाब से अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो प्रेशर कम होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाता है अर्थ रोटेशन इंक्लूडिंग कोरियोलिस इफेक्ट। देखिए अर्थ की जो रोटेशन होती है, ये जितनी भी एयर्स हों, चाहे विंड है, आपके ओशंस हैं, वो सब एक सर्कुलर पाथ में चलते हैं। खासकर विंड की अगर आप बात करें तो पोलर से जो होते हैं वो वैसी विंड्स आती हैं ठंडी, और फिर उसके बाद इक्वेटर के पास तक आते आते वो गर्म होती हैं, ऊपर जाती हैं, प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ पर, फिर वापस जाती हैं, साइकिल चलती रहती है। इसके अलावा कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में आप जानते हैं ऑलरेडी कि अगर ए पॉइंट होता है ये और ये ओ पॉइंट है तो कोरियोलिस इफेक्ट है, क्योंकि अर्थ जो है रोटेट हो रही है। तो आपकी जो एक्चुअल पोजीशन अगर ओ से आपको ए पे जाना है तो उसमें आपको डाइवर्ट करके जाना पड़ेगा। ये बहुत इजी सा इफेक्ट है। ऐसे ही इसी हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो आपका डाइवर्जन है लेफ़्ट की तरफ, और सदर्न हेमिस्फेयर में डाइवर्जन आपकी है राइट की तरफ। ये कोरियोलिस इफेक्ट भी प्रेशर को बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट करता है, डिपेंड नहीं इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद हमने पहले भी पढ़ा है ये लास्ट चैप्टर्स में भी कि जो अर्थ प्रेशर है वो डिवाइडेड है, क्योंकि एयर्स अलग अलग तरह से चलती हैं। देखिए इस वाले चैप्टर में अगर किसी को ये चीज़ समझने नहीं आ रही है तो उसको पहले पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें डिस्कस्ड हैं उसमें। पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, ये सारी चीज़ें डिस्कस्ड हैं। तो विंड सिस्टम जो होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ इस तरीके से होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ के प्रेशर बेल्ट्स की वजह से ये वाला जो हमारी विंड्स डायरेक्शन था वो चेंज होता है। तो ये जो प्रेशर जोन्स बन रहे हैं इक्वेटर पे, और ट्रॉपिकल जोन्स बन रहे हैं, और पोलर एरियाज पे जोन्स बन रहे हैं, वो भी अर्थ के जो प्रेशर है उसे उस पर इफ़ेक्ट डालता है, पूरी तरीके से चेंज होता है, और यही वजह बनती है जो क्लाइमेट हमारा पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ओशन एंड टाइड्स में जो चैप्टर था उस वीडियो में ये पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन है। तो जिसको ये चीज़ समझने नहीं आ रही है, फिर कोरियोलिस इफेक्ट में कोई दिक्कत है, तो उसको वो वीडियो देखनी चाहिए, तभी वाला चैप्टर आगे समझने आएगा। जो जो 4 मेजर बेल्ट्स हैं आपकी अर्थ की, जो प्रेशर बेल्ट्स हैं, यानी हम इनकी बात कर रहे हैं इस तरीके की बेल्ट का, तो उनमें से एक है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि ये अगर अर्थ है तो इक्वेटर पे जो प्रेशर बेल्ट बनती है उसकी बात कर रहे हैं। ये 0 to 5 डिग्री, 0 to 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में है। सिंस द वर्टिकल रेज ऑफ द सन्स फॉल ऑन द अर्थ द हीट इज़ इंटेंस एंड द टेम्परेचर इज़ हाई। तो यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, हाई है, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज है। एयर बिकम्स वार्म एंड एक्सपेंड्स, और एयर क्या होती है, गर्म होने लगती है और बढ़ने लगती है। द कन्वेक्शन करंट ऑल्सो हेल्प टू स्प्रेड द हीट टू द अपर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर, और इसी की वजह से ये जो करंट पैदा होता है एयर का, जो हीट होती है वो ऊपर एटमॉस्फेयर की बाकी लेयर्स में भी जाना स्टार्ट हो जाती है। द लीड ऑफ द क्रिएशन ऑफ द एटमॉस्फेयर लो प्रेशर बेल्ट इन द रीजन, और इसी वजह से क्योंकि टेम्परेचर हाई था तो प्रेशर कौन सा है, लो है आपका। विंड्स इन द प्रेशर बेल्ट डू नॉट ब्लो एज फास्ट पेस एंड हैंस दिस बेल्ट इज नोन एज बेल्ट ऑफ काम और द बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम्स। तो यहाँ पे जो विंड्स हैं वो चलती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलती हैं, इसी वजह से ना बेल्ट ऑफ काम या फिर डोल्ड्रम्स भी कहा जाता है। ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दिस बेल्ट इज़ लोकेटेड 30 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री 35 डिग्री साउथ में है ये। एज द एयर एट द इक्वेटर मूव्स टुवर्ड द पोल्स, तो इक्वेटर की तरफ से पोल्स पे जो एयर मूव करती है, इट बिगिंस टू कूल एंड सिंक डाउन एट अबाउट इतना टू द इक्वेटर। जो जो एयर हमारे इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही होती है वो हमारी सिंक होने लगती है, कूल डाउन होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएगा वैसे टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, यानी ठंडा होता चला जाएगा। उस वजह से हमारी एयर भी कूल डाउन होने लगती है और वो हल्की हल्की नीचे आने लगती है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ टू द इक्वेटर पे। दिस क्रिएट्स द एरिया ऑफ हाई प्रेशर, इसी वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, एयर फ्रॉम 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ also descends in the subtropical belts,
और इस वजह से यहाँ पर जो एयर्स होती हैं वो भी किस तरफ डिसेंड होने लगती हैं, सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स की तरफ. दिस प्रेशर बेल्ट is also belt of calm and is referred as the हॉर्स लैटिट्यूड्स को इसको रेफर करा जाता है. देखिए ये जितनी भी आपको बेल्ट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है ये रिटर्न में यहाँ पर है, लेकिन ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डिस्कस्ड है आपकी प्रीवियस वीडियोस में. तो फॉर रिटन मटेरियल आप इनको रेफर कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से डिस्कस्ड ये प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी है. जो आपका ओशन एंड टाइड्स वाला चैप्टर है उसमें भी डिस्कस्ड है, उससे पहले की वीडियोज़ में भी डिस्कस्ड है. सर्कमपोलर लो प्रेशर बेल्ट्स क्या है, ये इस एरिया में होती हैं. इट इज़ अ जोन ऑफ टू विंड्स, ये दो विंड्स का जोन है. द वार्म वेस्टर्ली मीट द कोल्ड ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज. एज द वेस्टर्लीज आर लाइटर दे राइज ओवर द कोल्ड winds creating a low pressure area. These will experience stormy weather, cyclonic activity especially during the winters. तो यहाँ पर वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज दोनों आ रहे हैं. ईस्टर्लीज नीचे रह जाती है क्योंकि कोल्ड होती है, डेंसर होती है. वेस्टर्लीज लाइट है क्योंकि वार्म है, तो ऊपर चले जाती है. इसी वजह से वो एरिया लो प्रेशर एरिया बन जाता है. तो वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन गया तो काफ़ी सारी विंड्स वहाँ पे अट्रैक्ट होंगी, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन काफ़ी ज़्यादा होगा. इसी वजह से वहाँ पर स्टॉर्मी वेदर, साइक्लोनिक एक्टिविटी ज़्यादा मिलती हैं. पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स आपकी 85 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, 85 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ में होती हैं. यानी बिल्कुल पोलर रीजन्स की बात हो रही है. द पोलर रीजन एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन एज द सन रेज आर एक्सट्रीमली स्लांटिंग. तो सन रेज की जो देखिए ये आपकी अर्थ है, ये आपके सन से रेज आती हैं, बिल्कुल स्लांटिंग आ रही हैं. तो यहाँ पर डायरेक्ट रेज ना होने की वजह से पोलर रेज बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. द कोल्ड एरिया सिंक्स डाउन गिविंग द राइज टू हाई प्रेशर. और देखिए यहाँ पर अगर प्रेशर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है लो, तो प्रेशर कैसा होगा हाई. यही बात यहाँ पर बोली गई है. इन दीज प्लेसेस द टेम्परेचर इज परमानेंटली लो एंड द एयर इज डेंस एंड हैवी. जाहिर सी बात है अगर वहाँ पर एयर कैसी होगी, डेंस भारी होगी, हैवी होगी. दीज पोलर रीजन्स हैव परमानेंट आइस कैप्स, और इसी वजह से वहाँ पर परमानेंट आइस कैप्स रहती है, यानी कि पूरा जो लैंड मास है वहाँ पर बर्फीला है. विंड सिस्टम्स ऑफ द अर्थ. अब अर्थ पे जो विंड सिस्टम्स हैं वो तीन तरीके से डिवाइडेड है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, ये बड़ी विंड्स हैं जो बड़े बेसिस पे आपको इफेक्ट डालती हैं. जैसे ट्रेड विंड्स आपके ऊपर पड़ा, आपने ट्रेड विंड जैसी आपकी ईस्टर्लीज की बात कर रहे हैं, आप वेस्टर्लीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पोलर में जो चलने वाली ईस्टर्लीज उनकी बात कर रहे हैं. और जेट स्ट्रीम एंड अल, ये बहुत बड़ा इफेक्ट है. इसमें तो थोड़ा सा आपके कोर्स में है जेट स्ट्रीम्स एंड एलिनो का, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं है क्योंकि इनके ऊपर रिसर्च आज भी चल रही है. इसके बाद आता है पीरियोडिक विंड्स, जो कि लैंड एंड सी ब्रीज होती हैं. मॉनसून विंड्स होती हैं, जैसे आपने आपके क्लास 10th में क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा डीप इसके बारे में डिस्कशन है. लेकिन प्रीवियस चैप्टर में भी, अभी प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो आप उसमें जा के देख सकते हैं. तो ये बेसिकली वो विंड्स होती हैं जो पर्टिकुलर एरिया पे की वेदर पे इफेक्ट डालती हैं. ये वाली विंड्स पूरे अर्थ पे इफेक्ट डाल रही हैं, ये पूरे एरिया पे इफेक्ट डाल रही हैं, बड़े एरिया पे, कंट्रीज़ की वेदर्स पे इफेक्ट डाल रही हैं. और टेरिशरी किसी लोकल एरिया, छोटे जगह पर इफेक्ट डालती हैं. जैसे जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर लू बहुत चलती है, राइट. तो इन विंड्स में कुछ विंड्स आपके आपके कोर्सेज में हैं, बाकी सारी विंड्स नहीं हैं. तो टर्शियरी विंड जो है आपके माउंटेन वैली और लोकल विंड्स में डिवाइडेड है. इन सारी विंड्स में जितनी नीचे दे रखी है इनमें से कुछ आपके कोर्सेज में है और कुछ नहीं है. तो जो है वही हम डिस्कस करेंगे. क्लासिफिकेशंस देखिए, डायरेक्टली रिलेटेड टू द जनरल एग्रीमेंट ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स, यानी ये प्रेशर बेल्ट से रिलेट करती हैं, ये सीजनल विंड से रिलेट करती हैं. और ये लोकल विंड्स, कभी कभार आने जाने वाली विंड्स और लोकल कॉजेज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं. विच ओनली इफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी और एरिया, यानी छोटी सी जगह पर के एरिया के जो वेदर होता है उस पर ही इफेक्ट डालती है. तो जेट स्ट्रीम्स क्या हैं बेसिकली, जेट स्ट्रीम एक बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग नैरो मिएंडरिंग एयर करंट. मिएंडरिंग का मतलब होता है इस तरीके से चलने वाला, यानी कि एक इस तरीके सर्कुलर सा शेप बना के चलने वाला, उसे कहते हैं मिएंडरिंग. जैसे इसमें दिखाया गया ये इन दी एटमॉस्फेयर ऑफ सम प्लानट, कुछ प्लानट्स में है ये, इंक्लूडिंग अर्थ में भी है. ऑन अर्थ द मेन जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड नियर द लैटिट्यूड ऑफ द ट्रोपोपोज एंड आर वेस्टर्ली विंड्स. तो ये वेस्टर्ली यानी वेस्ट डायरेक्शन से जाती हैं.
और ट्रोपोपोज में ये आपको मिलेंगी। देयर पार्ट टिपिकली हैव अ मियांडरिंग शेप, और इनका मियांडरिंग शेप होता है। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी हुई भी नहीं है, चल रही है, तो बहुत ज़्यादा डीप में बताना मुश्किल है। बस आप ये बता सकती हैं वो इवेंट्स हैं जो बहुत फास्ट हैं और आपके एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऊंचाई यानी ट्रोपोपोज पे चलती हैं, और ये किसी न किसी तरीके से आपके क्लाइमेट पे फ़र्क डालती हैं। पर किस तरीके से डालती हैं ये आपके कोर्स में नहीं है। इसी तरीके से एल नीनो के बारे में आप देखिए। एल नीनो कौन सी इवेंट्स होती हैं? एल नीनो बेसिकली लार्ज स्केल ओशन एटमॉस्फेयर क्लाइमेट इंटरेक्शन लिंक्ड टू द पीरियोडिक वार्मिंग इन सी surface temperature causes central and east central इक्वेटोरियल पैसिफिक ऑकर्स 3 to 8 ईयर। वैसे बेसिकली 2 to 7 ईयर्स होता है, लेकिन आपकी बुक में 3 to 8 ईयर्स दिया हुआ है ज़्यादातर। आप 3 to 8 ईयर्स का ही रेफरेंस लेके चलिएगा। डिस्टर्बेंस लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर ब्रिंगिंग ड्रॉट्स हैवी रेनफॉल एंड सीवियर स्पेल ऑफ हीट एंड कोल्ड। तो बेसिकली एल नीनो है क्या? एल नीनो देखिए, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली में जितना भी हीट ट्रांसफ़र होती है ये आपका साउथ अमेरिका वाला एरिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है, उस इस तरीके से डायरेक्शन रहता है आपके ओशन करंट्स का, विंड्स का, जिससे कि यहाँ इस जगह पर प्रेसिपिटेशन होता है, यानी यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है, और लो प्रेशर एरिया बनता है तो यहाँ पर अच्छा प्रेसिपिटेशन होता है। लेकिन कुछ वजहों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से ऐसे फिनोमेनाज बनते हैं कि 3 से 8 साल में किसी एक आध बार ये जो इफेक्ट है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स इस तरीके से हो जाता है कि यहाँ पर लो प्रेशर या फिर यहाँ पर वार्म करंट जाने की जगह वार्म करंट इस तरफ चला जाता है, और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन वगैरह सब कुछ होता है। तो इन चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। यानी कि कहीं पर अगर पहले अच्छी बारिश होती थी वहाँ पे बारिश नहीं, अब वहाँ पे ड्रॉट हो जाता है। इसका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ता है, पर आपके सिलेबस में इतना डीप में नहीं है। तो बेसिकली एल नीनो एक यही इफेक्ट है। इसके अलावा ला लीनो और एस्पो और आईडियो भी इफेक्ट होते हैं, पर वो भी आपके कोर्सेज में नहीं है। लू के बारे में आपने ऑलरेडी हमेशा से सुना होगा। एक वार्म विंड होती है जो फ्लो करती है, जिसे हम लू कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग हॉट होती है, ड्राई विंड होती है, और ये वेस्टर्न इंडो गंगेटी यानी उत्तर प्रदेश की साइड काफ़ी नॉर्थ इंडिया में चलती है और पाकिस्तान में चलती है। इट इज़ स्पेशली, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होती है? मई से जून में होती है। फॉन या एक वार्म एयर है, ये ड्राई है, गस्टी विंड है, दैट periodically डिसेंड्स द लीवर्ड साइड से ये माउंटेन्स के और माउंटेन रेंज के स्लोप के थ्रू जाती है। द नेम वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू द विंड ऑफ दिस काइंड दैट ऑकर्स इन द एल्प्स वेयर द फिनोमेना वॉज फर्स्ट स्टडी। तो ये सबसे पहले यहाँ स्टडी करा गया था। ये उस तरीके की वार्म करंट होती है और लीवर्ड साइड से स्लोप डाउन जाती है। और लीवर्ड आप जानते हैं, जिस तरीके से यहाँ से अगर विंड चल रही है, ये पहाड़ है तो इसे विंडवर्ड साइड कहते हैं, ये लीवर्ड साइड कहते हैं। तो ये इस तरफ से डिसेंड होते हुए जाती है, और ये वार्म करंट होती है, वार्म ब्लो होती है। चिनॉक एक वार्म करंट है। स्नो एंटर्स अ वार्म ड्राई साउथ वेस्टर्ली विंड्स ब्लोइंग डाउन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द रॉकी माउंटेन्स। तो चिनॉक कौन सी है? ये वो है जो स्नो ईटर, इसे स्नो ईटर भी कहते हैं। स्नो ईटर इस वजह से कहते हैं कि काफ़ी सारे माउंटेनियस एरियाज जहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है, वहाँ पर ये चलते हुए जाती है, जिससे कि उस बर्फ़ को ही ख़त्म करे। और ये कहाँ चलती है? साउथ वेस्टर्ली विंड्स ब्लोइंग डाउन, यानी साउथ वेस्ट की तरफ से चलती है, डाउन दी ईस्टर्न स्लोप्स। देखिए ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। ये जिस जगह पर भी चलती है उसमें इस तरफ से इस तरफ को चलती है, ठीक है, नॉट नॉर्थ ईस्ट, ये कुछ इस तरीके से चलती है, ठीक है। और ये रॉकी माउंटेन की तरफ आपको मिलेगी। मिस्ट्रल या फिर कोल्ड, ये एक स्ट्रॉन्ग कोल्ड नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है। जब भी देखिए कभी नॉर्थ वेस्टर्ली या वेस्टर्ली विंड बोला जाता है, इसका मतलब कि वो उस डायरेक्शन से ब्लो होती है। अगर नॉर्थ से कोई चीज़ बोली गई है तो वो इस तरीके से ब्लो करेगी, वेस्ट से बोली गई तो इस तरीके से, ठीक, साउथ वेस्ट से इस तरीके से। तो ये अगर नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स बोला गया है तो ये इस तरीके से ब्लो कर रही होगी। दैट ऑकर्स इन सदर्न फ्रांस, फ्रांस में, साउदर्न फ्रांस में ये आपको देख सकते हैं मिस्टर विंड्स। इट ऑकर्स व्हेन हाई प्रेशर सिट्स इन द बे ऑफ बेस्की एंड लो प्रेशर सिट्स इन द गल्फ ऑफ गियोना। तो ये दो एरियाज हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है और यहाँ पर
गल्फ ऑफ गयाना में लो प्रेशर होता है। इस फिनोमेना की वजह से ये विंड चलती है। ये इंडियन मानसून विंड्स के बारे में दिया हुआ है कि इंडिया में मानसून विंड्स कैसे कैसे कब जाती हैं। तो ये इनका डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट मानसून की अराइविंग है ये, और ये किस किस डेट्स में जाती हैं इसके बारे में दिया हुआ है। तो साउथ वेस्ट मानसून का आपका विंड इस तरीके से ब्लो होती है इंडिया में। तो बेसिकली अगर इंडिया के प्रेशर की बात करें आप, तो इंडिया में यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ज़्यादातर विंड्स अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से अट्रैक्ट होती हैं। तो अगर इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ये चीज़ें लिख सकते हैं। वेरिएबल विंड्स वो विंड्स जो कभी चलती कभी नहीं चलती हैं, वो हैं साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स। साइक्लोन्स कैन बी मोस्ट इंटेंस स्टॉर्म ऑन अर्थ। साइक्लोन्स एक सबसे ज़्यादा मजबूत स्टॉर्म्स हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले। ये एक वो सिस्टम है जिसमें विंड रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज घूमती हैं। विंड्स जो हैं काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अराउंड द लो प्रेशर सेंटर एंड वाइस वर्सा। यानी कि जो आपका नदर्न हेमिस्फेयर में ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमती हैं लो प्रेशर एरियाज के पास, और सदर्न हेमिस्फेयर में ये उल्टा, इसका उल्टा होता है। द स्विलिंग एयर राइजेस एंड कूल्स क्रिएटिंग क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। तो इसमें क्या होता है, जो हवा होती है गोल 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 घूमती चली जाती है और ऊपर उठती है और फिर ठंडी होती है, वहाँ पे प्रेसिपिटेट कर क्लाउड्स बना के प्रेसिपिटेट करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन, mid latitude cyclones and tropical cyclones. Mid latitude cyclones are the main cause of winter storms in the middle latitudes. तो दो तरीके के साइक्लोन्स हैं आपके, मिडिल लैटिट्यूड और आपके ट्रॉपिकल। मिडिल लैटिट्यूड वाले साइक्लोन्स हैं वो बेसिकली जो विंटर्स में जो स्टॉर्म आते हैं उसकी मिडिल लैटिट्यूड की वजह से आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को आप कॉमनली हरिकेन्स के नाम से भी जानते हैं। एंटी साइक्लोन्स ये एक अपोजिट है साइक्लोन्स के। एन एंटी साइक्लोन विंड्स रोटेट क्लॉकवाइज, यानी कि ये क्लॉकवाइज तरीके से घूमती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अराउंड अ हाई प्रेशर। देखिए यहाँ पर जो प्रेशर है वो सेंटर है, हाई प्रेशर सेंटर है। आपके साइक्लोन में लो प्रेशर सेंटर था और वो काउंटर क्लॉकवाइज थे। एंटी साइक्लोन क्या है, क्लॉकवाइज घूमती हैं और हाई प्रेशर का जो है इनका सेंटर होता है, यानी इस तरीके से ये घूम रहे हैं तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा एंड वाइस वर्सा। और ऐसा इसका उल्टा होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, जहाँ पर ये अलग तरीके से घूमती है। द एयर कम्स इन फ्रॉम अबव एंड सिंक टू द ग्राउंड, हाई प्रेशर क्रिएट जनरली हैव फेयर वेदर। और ये जो एरिया होते हैं यहाँ पर फेयर वेदर होता है, अनलाइक दी साइक्लोन। साइक्लोन से वेदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, पर एंटी साइक्लोन में ऐसा नहीं होता है। अगर इन दोनों में कंबाइन अगर आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो क्या है, ये एक लो प्रेशर सिस्टम से क्रिएट होती है सराउंडिंग द हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर सिस्टम से क्रिएट होती हैं और सराउंडिंग लो प्रेशर। इट ब्लोज एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर, इट ब्लोज क्लॉकवाइज इन हेमिस्फीयर नदर्न हेमिस्फीयर। ये क्लॉकवाइज ब्लो करती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में और ये एंटी क्लॉकवाइज ब्लो करती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जहाँ पर वाइस वर्सा का मतलब था यही, यहाँ पर कुछ हो रहा है और इसका उल्टा ठीक यहाँ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है यहाँ पर उस उल्टा यहाँ हो रहा है। इट इज़ एसोसिएटेड विद, यहाँ पर एसोसिएट क्या, क्लाउडी स्काई रहती है, हैवी रेनफॉल रहती है और बहुत ज़्यादा तूफान वाली हवाएं चलती हैं। यहाँ पर क्लियर स्काई होती है, विंड जो होती है नॉर्मल चलती है यानी माइल्ड है, और ड्राई कंडीशंस। इट कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी इफ़ प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन। और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, लाइफ को प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं। वेदर इज सेटल्ड इन प्लेजेंट, यहाँ की वेदर सेटल्ड होती है और प्लेजेंट होती है। देखिए इसी के बारे में दिखाया गया है। देखिए इस तरीके से ऊपर बढ़ता है साइक्लोन और ये क्रिएट करता है, और ये हाई प्रेशर वाला सेंटर होता है और लो प्रेशर के एरिया को इस तरीके से भेजता है। तो यहाँ पर जो है हवाएं ऊपर उठ रही हैं और यहाँ पर एंटी साइक्लोन में हवाएं नीचे जा रही हैं। तो यही है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन लो प्रेशर इज सेंटर कॉल्ड स्टॉर्म आई। ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो लो प्रेशर होता है वो सेंटर होता है और उसको स्टॉर्म आई कहा जाता है। इसमें विंड इतनी स्पीड से चलती है और लगभग जो इसका टेम्परेचर होता है वो इतना हो सकता है 8 से 15-20 डिग्री तक, साउथ एंड नॉर्थ। सरफेस टेम्परेचर, जो बीच का सरफेस टेम्परेचर है इसका वो 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
एसोसिएटेड विद हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इसमें हाई टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है। स्मॉल इन साइज, डिफरेंट नेम्स इसके अलग अलग नाम से अलग अलग, यहाँ पे टाइफून कहा जाता है साउथ चाइना सी में, हरिकन्स कैरिबियन में, विली विलीज नॉर्थ अमेरिका में, और टॉर्नेडोज कहा जाता है यूएसए में। टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये 25 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ में मिलेंगे आपको। कोल्ड एयर मास होते हैं, कोल्ड फ्रंट होता है, और वार्म जो होते हैं वो उसे वार्म फ्रंट कहा जाता है, यानी कि दो तरीके के हैं भाई, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट हैं ये। व्हेन दे बोथ मीट रेनफॉल ऑकर्स, यानी कि इसमें क्या हो रहा है देखिए, एक तरफ से आपको कोल्ड फ्रंट आता है, दूसरी तरफ से वार्म फ्रंट आता है, ये दोनों एक दूसरे से मिक्स होते हैं और फिर टेम्परेट साइक्लोन्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो एयर मास जो हैं वो टकरा रहे हैं, और टकराने की वजह से वहाँ पर जो साइक्लोन बन रहा है, यानी कि हॉट चीज़ और कोल्ड चीज़ के टकराने की वजह से जो आपका वहाँ पर कंडीशंस बन रही हैं, साइक्लोन क्रिएट हो रहा है, उसी को आप टेम्परेट साइक्लोन्स कहते हैं। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट चैप्टर, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है बेसिकली, जो भी वाटर आपका तीनों फॉर्म में है, चाहे लिक्विड, सॉलिड और आपका गैसियस फॉर्म हो, ये सब ह्यूमिडिटी में आप जानते हैं कि वाटर आपका तीनों फॉर्म में जो है अवेलेबल है। तो लिक्विड वाटर कन्वर्टिंग टू गैस, यानी लिक्विड से अगर गैस में बनता है, दैट इज वेपर्स, उसे एवेपोरेशन कहा जाता है। वाटर वेपर्स जो होते हैं वो लिक्विड में बनते हैं, उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। और ड्यू टू टेम्परेचर वेपर्स कन्वर्टिंग डायरेक्टली इनटू सॉलिड आइस, यानी वेपर्स जो होते हैं गैसियस फॉर्म वाले वो डायरेक्ट सॉलिडिफाई होते हैं, उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ये तो तीन मेन चीज़ें हैं। चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड को फ्रीजिंग कहते हैं, चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड को मेल्टिंग कहते हैं। देखिए अब ये इसमें आपको समझ में आएगा, यहाँ पर पानी है, पानी से ये गर्माहट की वजह एवापोरेट हो गए, इसे एवापोरेशन कहा जाएगा, यानी गैसियस फॉर्म में लेना। या फिर आपके जो गैस है वो आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो इसे कंडेंसेशन कहा जाएगा। अब आपका जो लिक्विड है वो डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसे डिपोजिशन कहा जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं। और अगर गैस जो है डायरेक्टली अगर बर्फ़ में कन्वर्ट हो रही है सॉलिड फॉर्म में, तो उसे सबमिलेशन कहा जाएगा, ठीक है। और पानी अगर बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा है उसे फ्रीजिंग कहा जाता है, और बर्फ़ अगर पानी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे मेल्टिंग कहा जाता है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज हाइड्रोलॉजिक साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या है, जो बड़े लेवल पे ये तीनों चीज़ें हो रही, कंडेंसेशन भी हो रहा है, इवापोरेशन भी होता है, सबमिलेशन भी हो रहा है, इस वजह से जो वाटर जा रहा है आ रहा है वो वेपर्स की फॉर्म में जाता है, फिर कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन, ये सारे पूरे प्रोसेस को हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहा जाता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर वेरीज जेंटली फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। द टर्म ह्यूमिडिटी refers to the amount of water present in the air। तो अगर हवा में जितनी नमी है, जैसा आप कहते हैं उमस होना, वो ह्यूमिडिटी ही है। हवा में जब पानी मौजूद होता है, गैसियस फॉर्म में मौजूद है, तो उसे आप ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब इसकी दूसरी टर्म भी है एक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी में क्या फ़र्क है? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन बी सिंपली defined as the amount of water in the air relative to the saturation of amount of the air can hold at the given temperature multiplied by 100. Air with a relative humidity of 50% contains the half of water it could hold at the particular temperature। यानी कि देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10 डिग्री पर इतना वाटर होल्ड कर रखा है, ठीक है, 20 डिग्री पर इतना कर रखा है पर इतना और कर सकता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना पानी मौजूद है, पहले तो कितनी नमी मौजूद है और कितनी और हो सकती है, समझ रहे हैं आप? यानी कि इस देखिए अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है और इतने वाटर वेपर की परसेंटेज आपके उस टाइम एटमॉस्फेयर में है, लेकिन हो कितनी और सकती है, इतनी परसेंटेज और बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये 28% ये जो है इसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाएगा।
कि हम स्टोर ज़्यादा कर सकते हैं टेम्परेचर पे, लेकिन हमने अभी कितनी स्टोर कर रखी है, 28%। हवा में नमी ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम है, कितनी है, 28% है, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाएगा। यानी जितना हो सकता है और जितना है, तो जितना है उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब आपने पहले ही बहुत बार सुना होगा। प्रेसिपिटेशन is any liquid or frozen water that forms in the earth atmosphere and fall back to the earth. It comes in the form of rain, sleet and snow. तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, आपका जो लिक्विड या फिर फ्रोजन वाटर के फॉर्म में जो आपका पानी आपके एटमॉस्फेयर में है, बादलों में है, वो जब अर्थ पर आता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब ये रेन के फॉर्म में भी आ सकता है, स्लीट और स्नो के फॉर्म में भी आ सकता है। रेन और स्नो से आप फेमिलियर होंगे, इसीलिए आपको भी पता चल जाएगा, नीचे इसका फोटो है। Along with evaporation and condensation, precipitation is one of the three major parts of the global water cycle. तो evaporation और condensation के साथ साथ सबसे बड़ा जो पार्ट है वो precipitation ही है, क्योंकि evaporation से पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, कंडेंसेशन से कन्वर्जन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन यानी कि अर्थ पे वापस आना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स इन द क्लाउड व्हेन वाटर वेपर condenses into bigger and bigger droplets of water. When the drops are heavy enough, they fell on the earth. तो प्रेसिपिटेशन क्या है, जो वाटर वेपर्स हैं वो अब बड़े फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं, और जब वो ऐसी बूंदें बन जाती है कि आपके बादलों से होल्ड नहीं कर सकते, तो वो अर्थ पर गिर जाते हैं। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जब ऊपर की एयर है वो कूल डाउन होने लगती है, और कूल डाउन होने की वजह से एयर जो होती है मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर सकती, और जब मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर सकती वो नीचे गिर जाती है। तो बेसिकली जो आपके एटमॉस्फेयर में हवा है वो ठंडी होती है, होने लगती है, हल्के हल्के होने लगती है, तो उसकी मॉइस्चर लेडन कैपेसिटी जो है वो गिरती चली जाती है। मतलब गिरती चली जाती तो वो ड्रॉप्स को, पानी को, मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकती। इफ़ अ क्लाउड इज कोल्डर like it would be at higher altitude, the water droplets may freeze to form ice. और अगर जो आपका हायर एल्टीट्यूड पे अगर आपके बादल हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा आपकी ठंड हो सकती है कि जो पानी है वो फ्रीज़ हो सकता है, यानी लिक्विड फॉर्म की जगह वो फ्रीज़ हो सकता है। दीज आइस क्रिस्टल देन फॉल ऑन दी अर्थ, और वही आइस उसी फॉर्म में यानी कि बर्फ़ के फॉर्म में ही वो अर्थ पे गिरते हैं, यानी स्नो के फॉर्म में, स्नो यानी कि आपकी बर्फ़ जो गिरती है, हेल यानी कि ओले जैसे आप कहते हैं, या फिर रेन की फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर विद इन द क्लाउड एंड द अर्थस्फीयर सरफेस। और ये किस पे डिपेंड करता है कि उस जगह का टेम्परेचर उस टाइम क्या है। ज़्यादा ठंडा होगा तो जाहिर सी बात है स्नो होगी, अगर ठंडा है बहुत ज़्यादा नहीं तो वो जो है ओलो की फॉर्म में गिरेंगे, अगर टेम्परेचर फिर भी नॉर्मल है तो बारिश होगी, सिंपल। देखिए ये होते हैं आपके फॉर्म्स ऑफ आपके प्रेसिपिटेशन। आपके कोर्स में ये तीनों ही हैं, ये नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी आप इसका स्लीट का मतलब समझ लीजिए। स्लीट वो होता है, इसको तो आप जानते ही इन तीनों को। स्लीट वो होता है जब पानी गिरता है लेकिन टेम्परेचर की वजह से गिरते गिरते वो बर्फ़ की फॉर्म ले लेता है, ठीक है। ये होते हैं आपके स्लीट। टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या है, कन्वेंशनल रेनफॉल है। कन्वेंशनल रेनफॉल occurs when the energy of the sun heat the surface of the earth, causing water to evaporate to form water vapor. When the land heats up, it warms the air above it. They cause the air to expand and rise. As the air rises, it cools and condenses. Conventional rainfall is widespread in area where the ground is heated by the hot sun, such as tropics. This is why areas such as Amazon rainforest, Brazil experience heavy rainfall most आफ्टरनून्स। देखिए कन्वेंशनल रेनफॉल सीधी सीधी चीज़ है, टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट करता है वो अर्थ सरफेस को, वहाँ पे जितनी भी एयर है वो ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठने के बाद जब वो ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाती है वहाँ पे वो ठंडी होने लगती है, और ठंडी होने के साथ साथ वो क्लाउड फॉर्म में करती है। क्लाउड फॉर्म करती है तो यहाँ पर बारिश भी होती है और साथ में थंडरिंग वगैरह भी होती है। तो ये आपकी कन्वेंशनल रेनफॉल है। इसमें आपका हैवी रेन स्टॉर्म्स होते हैं आपके, ये जितना भी है जो नॉर्मल रेनफॉल अगर आपके एरिया में होती है तो ये कन्वेंशनल रेनफॉल ही है। ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल कौन सी है। रिलीफ रेनफॉल ऑल्सो नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल occurs इन एरिया वेयर लैंड इंक्रीज इन हाइट। तो वहाँ पर हो रहा था हीट की वजह से और प्रेशर ऊपर जा रहा था, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, आपकी रेन हो रही थी, बेसिकली वो हीट की वजह से थी यहाँ पर। लेकिन ओरोग्राफिक क्या है,
वो रिलीफ की वजह से, यानी कि आपके लैंड के जो टेरेंस हैं उनकी फिज़िकल चीज़ों की वजह से, उनके फिज़िकल बैरियर्स की वजह से यहाँ पर रेनफॉल होती है। देखिए जैसे कि यहाँ से हवा जा रही थी लगातार, हवा जाते जाते बीच में ये पहाड़ सा, इस पहाड़ से टकराने की वजह से हवा ऊपर जाने लगी, ऊपर गई और यहाँ पर उन्हें क्लाउड फॉर्म करे और यहाँ पर बारिश पड़ गई। तो ये आपके टेरेंस की यानी अर्थ के रिलीफ की वजह से रेनफॉल हो रही है, उसे ऑरोग्राफिक रिलीफ या फिर ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। Relief rainfall is found when the air cools and it rises over relief feature in the landscape such as hills or mountains. As the air rises, it cools, condenses and forms rains. तो ये आप, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे एयर शेडो भी कहा जाता है। कई बार आपको माना जाता है कि एयर किस तरफ जाती है, फिर तो वो एयर शेडो की तरफ मूव कर जाती है। यहाँ से आई, दूसरे कलर से दिखाते हैं, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ पर वो फॉर्म करा क्लाउड्स, बारिश हो गई और बाकी फिर यहाँ से चली गई। तो ये इस तरीके से ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है। साइक्लोनिक और फ्रंटल, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल occurs when warm and cold air meets each other. Since warm air is lighter, it rises above the cold air. The rising air is then cooled beyond the saturation point, resulting in heavy rainfall. Such rainfall lasts only for few hours. By the end of October, southeast monsoon winds retreat from most of North India. The low pressure area lying over northwest India is transferred to the middle of the Bay of Bengal by the end of October. As a result of these unstable conditions, severe cyclonic storms originate in the Bay of Bengal. तो साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर इसे फ्रंटल भी कहा जाता है। तो ये वो रेनफॉल है जहाँ पर आपकी कोल्ड और वार्म एयर दोनों ही मिलती हैं, और जब ये दोनों मिलती हैं जाहिर सी बात है वार्म एयर जो होती है लाइट होती है तो ऊपर चली जाती है, कोल्ड एयर नीचे रह जाती है। जब ऐसा होता है तो एयर राइजिंग इज देन कूल्ड बियॉन्ड द सेचुरेशन पॉइंट, और ऊपर जाके वो कूल हो जाती है, पॉइंट रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। ये रेनफॉल लेकिन कुछ ही घंटों के लिए होती है। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि ये चीज़ आपकी बे ऑफ बंगाल, यानी कि इंडिया ये है साउथ साइड, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर कई बार जो लो प्रेशर्स क्रिएट होते हैं ठंडों के टाइम में अक्टूबर में, तो ये चीज़ यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की तरफ कई बार होती है कि जब इंडिया से एयर वापस जा रही होती है और यहाँ से वो एयर्स होती हैं, ये मीट करती हैं और यहाँ पर ये साइक्लोन्स भी डेवलप होते हैं अक्टूबर के आसपास। तो यहाँ पर आपको साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग ऑफ मॉइस्चर लीडिंग ट्रॉपिकल winds with the polar air mass, a air separating them is called the front. This front has two parts, the warm front and the cold front. तो ऊपर भी हमने भी पढ़ा था कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट के बारे में, तो ये उसी चीज़ की बात हो रही है। मीटिंग ऑफ मॉइस्चर लेडन वार्म ट्रॉपिकल विंड विद पोलर एयर मास, तो यहाँ पर वार्म विंड्स जो इसके साथ मॉइस्चर है वो किससे मीट कर रही है, पोलर एरिया से जो विंड्स आती हैं यानी ठंडी हवाओं से, उनसे। द लेयर सेपरेटिंग दैम इज कॉल्ड फ्रंट, तो जो लेयर यानी कि जो बीच की चीज़ है जो आपके वार्म को और कोल्ड को सेपरेट कर रही है उसे कहते हैं फ्रंट। द फ्रंट हैज़ टू पार्ट्स, वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट। जाहिर सी बात है जहाँ पे गर्म हवा होगी उसे वार्म फ्रंट कहेंगे, जहाँ पे ठंडी होगी वहाँ पे कोल्ड फ्रंट कहा जाएगा। एट द वार्म फ्रंट द वार्म लाइटर विंड राइज जेंटली ओवर द हैवियर कोल्डर विच बीइंग हैवी स्टेज क्लोज टू ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या है, वार्म फ्रंट जो वार्म एयर होती है वो आपकी होती है लाइट और ये होती है आपकी कोल्ड, ठीक है। कोल्ड होती है तो हैवी होती है, तो ये जो होती है ऊपर राइज करने लगती है। As a warm air rises, it cools and the moisture present in it condenses to form clouds, atmospheric clouds. This rain falls steadily for a few hours to a few days. तो यहाँ पर जो कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है, तो वो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक चलते हैं। इसका नीचे आई थिंक एक फोटोग्राफ भी है, इस तरीके से हो रहा है ये। देखिए ये कोल्ड फ्रंट था, ये आपका फ्रंट कहलाएगा, जो इनको सेपरेट कर रहा है ये फ्रंट कहलाएगा, और ये आपके कोल्ड एरिया हो गए, ये वार्म हो गए, ये ऊपर गए और यहाँ पर कहीं पर प्रेसिपिटेशन हुआ। तो ये फ्रंटल और नॉन फ्रंटल, इसमें मत जाइए, इसे कहते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन या फिर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। तो नॉर्मली
जो आपका कन्वेंशनल रेनफॉल था वो लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहे थे, नॉर्मल कंडेंसेशन हो रहा था, प्रेसिपिटेशन होता है, उसे कन्वेंशनल रेनफॉल कहेंगे। रिलीफ फीचर की वजह से कहीं पर बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है, तो उसे ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल कहेंगे। और साइक्लोनिक रेनफॉल और या फिर फ्रंटल रेनफॉल किसे कहेंगे कि दो तरीके की एयर्स मीट कर रही हैं और फ्रंट क्रिएट हो रहा है, फ्रंट क्रिएट करने की वजह से गर्म हवा ऊपर जा रही है, कूल डाउन हो रही है, क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं और फिर बारिश पड़ रही है, तो उसे साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर फ्रंटल रेनफॉल कहेंगे। तो ये जो था आपका कंप्लीट होती है आपकी यूनिट 4 एटमॉस्फेयर। इसके बाद आपकी कुछ यूनिट्स और रहेंगे, फिर 9th क्लास का भी ज्योग्राफी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।